नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ MK सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी। वो पार्ट फर्स्ट था। आज हम उसी से संबंधित पार्ट 2 की बात करेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ली, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, ये आपकी क्लास रेलवे NTPC ग्रुप डी पटवार और रिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और हाँ दोस्तों, आपकी पटवार का जो एग्ज़ाम है वो स्थगित कर दिया गया है हाल फिलहाल। उसका एग्ज़ाम बाद में होगा। अब उसका जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले उसकी डेट आ जाएगी, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा उस डेट के बारे में। तो दोस्तों, इसकी अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 2 की। तो देखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक फ्यूज तार का उपयोग ... के लिए होता है। पहला ऑप्शन, हानि पहुंचाए बिना विद्युत धारा को प्रवाहित करना। दूसरा, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना। तीसरा, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाना। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का काम करता है। मतलब फ्यूज तार एक तरह से परिपथ की सुरक्षा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, ये रहा आपके सामने। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका पहला ऑप्शन, प्रतिरोध कम हो। दूसरा, गलनांक कम हो। तीसरा, विशिष्ट घनत्व कम हो। और चौथा, चालकत्व कम हो। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, गलनांक कम हो। क्या हो? गलनांक। जो फ्यूज तार काम में लिया जाता है उस फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्यूज तार में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में पहला ऑप्शन, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। दूसरा, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। तीसरा, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। चौथा, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। तो फ्यूज तार जो काम में लिया जाता है, सीसा और टिन की मिश्र धातु है, ये कैसा होना चाहिए? तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। दोस्तों, प्रश्नों के आंसर देते रहिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, ये मेंस स्विच के साथ समांतर क्रम में संयोजित होता है। दूसरा, ये मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है। तीसरा, इसका गलनांक निम्न होता है। और चौथा, इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही जवाब होगा, इसका गलनांक निम्न होता है। कैसा होता है? इसका गलनांक निम्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन, संचारण में विद्युत ऊर्जा को खर्च को कम करने के लिए। दूसरा, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए। तीसरा, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। और चौथा, विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। जो फ्यूज तार काम में लिया जाता है, ये अधिक विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसको रोकने के लिए काम आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फ्यूज का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन विद्युत का रासायनिक प्रभाव, दूसरा विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, तीसरा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव और चौथा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी आप चालक में लगातार धारा प्रवाहित करते हो तो वो गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है, इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इस पर काम करती है आपकी विद्युत बल्ब है, विद्युत फ्यूज है, ट्यूबलाइट है, हीटर है, निमज्जन छड़ है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फ्यूज तार किससे बनती है? पहला ऑप्शन टिन और तांबे की मिश्र धातु, दूसरा टिन और सीसा की मिश्र धातु, तीसरा टिन और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु, चौथा निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी, टिन और सीसा की मिश्र धातु। ध्यान रखना, फ्यूज तार के हाथ लगाते हैं तो करंट आता है, करंट आता है तो क्या बजती है? सीटी बजती है। क्या बजती है दोस्तों? सीटी बजती है। मतलब ये सीसा और टिन की मिश्र धातु है। किसकी है? सीसा प्लस टिन। तो ध्यान रखना, आप सीटी से याद रखना फ्यूज तार को। फ्यूज तार के हाथ लगाते हो तो करंट आता है, करंट आने से सीटी बजती है। सीटी का मतलब हो गया सीसा और टिन की मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन मोटा तार उच्च गलनांक की मिश्र धातु कम लंबाई, दूसरा मोटा तार निम्न गलनांक की मिश्र धातु अधिक लंबाई, तीसरा कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार, और चौथा अधिक लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। तो जवाब दीजिएगा, बिजली की फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से गुण समूह का होना आवश्यक है। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तार की लंबाई कम होनी चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए और मिश्र धातु का पतला तार होना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट मतलब तंतु या तार किस तत्व का बना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका कॉपर, दूसरा आयरन, तीसरा लेड और चौथा टंगस्टन। तो जवाब दीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन धातु का फिलामेंट या तार लगा होता है आपके बिजली के बल्ब में। और टंगस्टन का क्यों लगाते हैं? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक धातु में सबसे अधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक धातु में सबसे अधिक होता है और टंगस्टन का गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई? 3400 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? पहला ऑप्शन बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, दूसरा बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है, तीसरा बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है और चौथा बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। तो बल्ब को तोड़ने से तेज आवाज होती है क्यों? जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? पहला ऑप्शन टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, दूसरा बल्ब के फूट जाने से रोकने के लिए, तीसरा अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। किसके लिए? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। तो मतलब इसमें ऑक्सीजन के योग से इसको बचाने के लिए इसमें हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके सामने, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरेसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि? पहला ऑप्शन उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है, दूसरा वोल्टा की गड़बड़ का उस पर असर नहीं पड़ता, और तीसरा
ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और चौथा, रोशनी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती। तो जवाब दीजिएगा, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न। सीएपएल और एलईडी में क्या अंतर, एलईडी लैंप में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएपएल पारोवाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। दूसरा, सीएपएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। तीसरा, एलईडी लैंप की तुलना में सीएपएल कम ऊर्जा सक्षम है। और चौथा, विकल्प 1 और 3। तो यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करें दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प 1 और 3 सही है ना। प्रकाश उत्पन्न करने के सीएपएल पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप में अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग होता है। और सी ऑप्शन सही है, एलईडी लैंप की तुलना में सीएपएल कम ऊर्जा सक्षम है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि? पहला ऑप्शन, इसके तार खींचे जा सकते हैं। दूसरा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है। तीसरा, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता। और चौथा, बी और सी दोनों। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी और सी दोनों। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है उच्च होता है, और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो पहला ऑप्शन आपका 30 से 40%, दूसरा 40 से 50%, तीसरा 50 से 60% और चौथा 60 से 70%। व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है ट्यूबलाइट में? तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 60 से 70%। कितना होगा? 60 से 70%। दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। और ये रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में से इनमें से प्रश्न कन्फर्म आएगा दोस्तों। तो देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। पहला ऑप्शन आपका विद्युत हीटर, दूसरा विद्युत बल्ब, तीसरा ट्यूबलाइट और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाली युक्तियों के नाम। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये सभी विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 100 वाट के एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? तो देखो इसका यूनिट याद करने का एक छोटा सा सूत्र याद रखना दोस्तों। आपका यूनिट बराबर होता है वाट इंटू समय इंटू दिन। वाट इंटू समय इंटू दिन बटा 1000। मतलब जितने वाट का उपकरण है वो लिखेंगे कितने समय के लिए चल रहा है और कितने दिनों के लिए, और 1000 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 100 वाट का बल्ब है तो 100 यहाँ लिखेंगे, इंटू कितने घंटे चलता है? 10 घंटे चलता है प्रतिदिन एक दिन में। तो दिन का मान हो गया 1 बटे में करेंगे 1000, बटे में कर देंगे 1000। तो यहाँ पर आपके 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1 बचा, तो आपका उत्तर आएगा 1 यूनिट। क्या आएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। तो इस प्रश्न से आप ऐसे, इस सूत्र से आप ऐसे प्रश्न कर सकते हो दोस्तों। ये सूत्र याद रखना। यूनिट ज्ञात करने का यूनिट बराबर होता है वाट इंटू समय इंटू दिन बटा 1000। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा सेम ही प्रश्न आ गया दोस्तों। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा आप क्या करेंगे, 100 वाट का बल्ब है तो 100 रखेंगे, गुणा कितने दिन घंटे चल रहा है? 10 घंटे, और एक दिन के लिए चल रहा है तो बटे में 1000 कर देंगे।
3 जीरो से अपने 3 जीरो चले गए तो यहाँ पर 1 यूनिट आया। अब ये कह रहा है 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से, तो 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये है, अपना यूनिट का मान भी 1 है, तो 1 × 5 करेंगे, उत्तर आ जाएगा 5 रुपये। कितना खर्च होगा? 5 रुपये खर्च होगा। यहाँ पर सही जवाब होगा 5 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट ओवर किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन विभवांतर, दूसरा विद्युत शक्ति, तीसरा विद्युत ऊर्जा और चौथा विद्युत विभव। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा आपके इसकी इकाई किलोवाट घंटा होती है, या इसको अपन यूनिट भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन आपका पहला पॉइंट आपका वोल्टेज, दूसरा वोल्टेज, तीसरा ओम एम्पियर। निम्नांकित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना, पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन 1 और 2, तीसरा 2 और 3 और चौथा 1 और 4। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा केवल 1। किस पर निर्भर करता है? वाटेज पर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो यहाँ पर देखो 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे चल रहा है और 1 दिन के लिए बटे में 1000 कर देंगे, वही प्रश्न आ गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका उत्तर सीधा सीधा 1 इकाई आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन आपका ग्राम बेल, दूसरा लॉर्ड लिस्टर, तीसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा आइंस्टीन। तो तड़ी चालक मतलब बिजली का आविष्कार करने वाले थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तड़ी चालक बनाए जाते हैं, पहला ऑप्शन लोहे के, दूसरे एल्यूमिनियम के, तीसरे तांबे के और चौथे इस्पात के। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तांबे के। किसके बनाए जाते हैं? तांबे के बनाए जाते हैं तड़ी तो चालक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे कथन ए तथा आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कोटों से चुनिए। कथन ए, तड़ी चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। अब आपको बताना है कारण और कथन दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है। पहला ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। दूसरा, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन, तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है। दूसरा, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है। तीसरा, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। और चौथा, धारा प्रवाहित करने से केवल टंगस्टन धातु ही चमकती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधातु में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? पहला ऑप्शन आपका सल्फर, दूसरा सिलीनियम, तीसरा ब्रोमीन और चौथा फास्फोरस। तो यहाँ पर कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी, सेलेनियम।
सिलीनियम जो होता है ये अपने मंद चालक नहीं होता, सिलीनियम एक धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और चौथा अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ये शुष्क सेल में विद्युत अपघट्यों के रूप में काम आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके सामने बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह पढ़िएगा इनको। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? पहला ऑप्शन आपका 220 केल्विन, दूसरा 273 केल्विन, तीसरा 6500 केल्विन और चौथा 9000 केल्विन। तो जवाब दीजिएगा, जो ट्यूबलाइट काम में ली जाती है उस पर कौन सा अंकित होता है, क्या अंकित होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 6500 केल्विन, 6500 केल्विन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? मतलब मानव के शुष्क शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? पहला ऑप्शन आपका 10 की घात 2 ओम, दूसरा 10 की घात 4 ओम, तीसरा 10 की घात 6 ओम और चौथा 10 की घात 8 ओम। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 10 की घात 6 ओम। कितना होगा? 10 की घात 6 ओम। ध्यान रखना, मानव शरीर का अगर विद्युत प्रतिरोध पूछा जाए तो अपने 10 की घात 3 ओम होता है, लेकिन शुष्क शरीर का पूछा जाए तो 10 की घात 6 ओम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन आपका यूरेनियम, दूसरा लोहा, तीसरा तांबा और चौथा एल्यूमिनियम। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए, यूरेनियम। कौन सी धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है? तो आपका जवाब होगा यूरेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, माइका है। पहला ऑप्शन ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, दूसरा ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक, तीसरा ऊष्मा का कुचालक विद्युत का चालक और चौथा ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। तो माइका क्या है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। माइका को अब्रक कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं? अब्रक। अब्रक जो होता है विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। पहला 100 से 500 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस और चौथा 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 3000 से 3500। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पिछली पीडीएफ में भी आया था दोस्तों, जवाब देने की कोशिश करें। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? पहला ऑप्शन वोल्टेज, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा प्रतिरोध और चौथा पावर। तो एम्पियर क्या मापने की इकाई है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापने की इकाई होती है एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। पहला ऑप्शन लघु नाभिकीय रिएक्टर, दूसरा सौर सेल, तीसरा थर्मोपाइल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सौर सेल। क्या होगा? सौर सेल। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। पहला ऑप्शन आपका डायनामो, दूसरा ट्रांसफॉर्मर, तीसरा विद्युत मोटर और चौथा इंडक्टर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विद्युत मोटर। और विद्युत मोटर का उल्टा काम करता है आपका डायनामो जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
और ट्रांसफॉर्मर चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, दूसरा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तीसरा श्वसन द्वारा और चौथा उत्संवेदन द्वारा। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन कैल्शियम, दूसरा कार्बन, तीसरा सिलिकॉन और चौथा जिरकॉन। तो जवाब दीजिएगा। जो चिप बनी होती है एकीकृत परिपथ में वो कौन सी अर्धचालक से बनी होती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन की बनी होती है, एसआई की बनी होती है। और कंप्यूटर की चिप भी आपके सिलिकॉन की बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका इन्वर्टर, दूसरा रेक्टिफायर, तीसरा ट्रांसफॉर्मर और चौथा ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रेक्टिफायर, या इसको दिष्टकारी या डायोड भी कहते हैं। ध्यान रखना, इन्वर्टर ये दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, मतलब डीसी को एसी में बदलने का काम करता है इन्वर्टर, और प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं। पहला ऑप्शन एसी को डीसी में बदलने के लिए, दूसरा डीसी को एसी में बदलने के लिए, तीसरा डीसी वोल्टेज के उपचयन करने के लिए और चौथा एसी वोल्टेज के उपचयन और अपचयन करने के लिए। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किस में होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एसी वोल्टेज के उपचयन और अपचयन के लिए किया जाता है। और ट्रांसफॉर्मर केवल एसी धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में ही काम आता है। ध्यान रखना, एसी धारा की वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का काम करता है ट्रांसफॉर्मर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लास्ट प्रश्न है आपका। प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। पहला ऑप्शन आपका सोडियम ऑक्साइड, दूसरा सोडियम वाष्प तथा नियोन, तीसरा पारा वाष्प तथा आर्गन और चौथा मर्क्यूरी ऑक्साइड तथा नियोन। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पारा वाष्प तथा आर्गन। ये प्रतिनिधि नली के अंदर सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो ये थे दोस्तों अपने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न विद्युत धारा से संबंधित। एक पीडीएफ और आएगी दोस्तों इस विद्युत धारा की, तो आप लगातार इस चैनल पर जुड़े रहे और इन प्रश्नों का आनंद लेते रहे। और ये आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रिट और पटवार के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप लगातार इन प्रश्नों का आनंद लेते रहिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।